हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है पादपों में पोषण। ये जो टॉपिक है वैसे तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन और कंपटीशन लेवल के भी लिए भी अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन विशेषकर अगर हम क्लास की डिवाइडेशन के हिसाब से देखें तो ये एनसीईआरटी साइंस 7th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें इसका वर्णन किया गया है। और पिछले वीडियो में इसी चैप्टर का जो पिछला वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि पोषण क्या होता है। तो हमने वहां जाना था कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की जो विधि है वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है पोषण कहलाती है। यानी पोषण का मतलब क्या है कि सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया और उसके उपयोग की जो प्रक्रिया है, अगर इन दोनों प्रक्रियाओं को हम एक जगह करके देखें तो ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि आगे आता है पोषण के आधार पर जीवों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो हम देखते हैं कि पोषण के आधार पर सामान्यतः दो ही भागों में हम जीवों को बांट सकते हैं, एक तो स्वपोषी और एक विषमपोषी। वैसे तो देखो जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ता है इनका वर्गीकरण बढ़ता जाता है। स्वपोषी भी होता है, विषमपोषी भी होता है, परजीवी भी होता है, परपोषी भी होता है, तो कीटभक्षी भी होते हैं। तो यहाँ पर हमें 7th क्लास के लेवल के हिसाब से बात करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पोषण की विधियां हैं वो दो प्रकार की है। एक तो होती है स्वपोषी पोषण और एक होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषण और विषम पोषण भी हम इसको कह सकते हैं। जीवों की अगर प्रवृत्ति पूछे तो स्वपोषी जीव और विषमपोषी जीव, विषमपोषी को हम परपोषी भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पोषण के आधार पर जीव। तो हेडिंग होगा पोषण के आधार पर जीव। पोषण के आधार पर जो जीव हैं वो कितने प्रकार के होंगे। तो सामान्यतः अपनी 7th क्लास के लेवल के हिसाब से दो प्रकार के आप लोगों के सिलेबस में दिए हुए हैं। एक तो होता है स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी। यानी हम लिख सकते हैं स्वपोषी और दूसरा हम लिख सकते हैं परपोषी। परपोषी को ही हम क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। ध्यान रखना, अगर आप लोगों से परपोषी पूछे तो भी इसी की डिटेल लिखनी है। अगर आप लोगों से विषमपोषी के बारे में पूछे तो भी इसी की डिटेल लिखनी है। यानी अब बात करते हैं स्वपोषी के बारे में कि हम स्वपोषी किसे कहेंगे। तो स्वपोषी का मतलब होता है कि वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कि वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। और ये जो स्वपोषण जो जीव करते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और स्वपोषी जीव के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है प्लांट्स। यानी पादप जो हैं स्वपोषी जीव होते हैं और इन पादपों में स्वपोषण की प्रक्रिया होती है। स्वपोषी स्वपोषण प्लांट्स कैसे करते हैं, तो स्वपोषी यानी ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी अभी हम विस्तार से बात करेंगे कि पादप जो है अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ये अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इसकी विधि
अभी आगे हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम जानेंगे कि विषमपोषी या परपोषी क्या होते हैं। तो वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। हम लिख सकते हैं कि वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन, वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। यानी वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करेंगे विषमपोषी कहलाएंगे, और ये प्रक्रिया जो है वह क्या कहलाएगी? विषम पोषण कहलाएगी। ये प्रक्रिया विषम पोषण कहलाएगी। तो इस प्रकार हम स्वपोषी, परपोषी और विषमपोषी यानी स्वपोषी और विषमपोषी के बारे में हम जान सकते हैं। और जान लिया है हमने कि पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला होता है स्वपोषी, दूसरा होता है विषमपोषी या परपोषी। दोनों के बारे में परिभाषा हमने देख ली है, कैसे जीव होते हैं, क्या होता है, क्या इसके उदाहरण हैं। और तो इधर हमने देखा कि स्वपोषी का सबसे अच्छा उदाहरण प्लांट्स होते हैं, और सभी प्लांट्स जो हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस विधि से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। विषमपोषी की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, जो भी जीव हैं पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं तो वो सब क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। जैसे गाय, भैंस और मनुष्य भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम भी तो भोजन के लिए, पोषण के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? फसल पर डिपेंड करते हैं। और फसल जो है किसकी श्रेणी में आती है? पादपों की श्रेणी में आती है। और अभी हमने जाना है कि पादप जो होते हैं कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो विषमपोषी में हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि वे जीव जो स्वपोषी जीवों द्वारा निर्मित भोजन को ग्रहण करते हैं, या वे जीव जो स्वपोषी जीवों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। एग्जाम्पल हम वो सारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं जो जीव अपना भोजन किससे संश्लेषित, किससे ग्रहण करते हैं? पादपों से ग्रहण करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि उसमें कौन कौन से तत्व काम करते हैं, किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है और किस परिस्थिति में यह प्रक्रिया होती है। अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो हमारा अगला हेडिंग होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। लिख सकते हो आप लोग, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। हम जानते हैं कि मृदा में क्या उपस्थित होता है भाई? मृदा में होता है जल व खनिज पदार्थ होते हैं। सब लोगों को पता है कि मृदा यानी मिट्टी जो है उसमें जल और खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अब ये जो जल और खनिज पदार्थ हैं हमारे पादप जो हैं, पादपों की जड़ द्वारा क्या किया जाते हैं? जड़ द्वारा अवशोषण किया जाता है। यानी मिट्टी में या मृदा में उपस्थित जल और खनिज पदार्थ जो हैं उनका हमारे पादप जो हैं उनकी जड़ों द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। जड़ अवशोषण करके कहां भेजती है? तने तक भेजती है। जड़ द्वारा अवशोषण के बाद में क्या होता है? ये कहां तक पहुंचाती है? इनको तने तक पहुंचाती है। और तने द्वारा ये कहां पहुंचाए जाते हैं? पत्तियों तक।
पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। अब पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम रंध्र कहते हैं। रंध्र कहां पाए जाते हैं, पत्तियों की सतह पर। ध्यान रखना, पत्तियों की सतह पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्रों को ही हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्रों का काम क्या होता है, देखो रंध्र श्वसन की प्रक्रिया के दौरान गैस का आदान प्रदान करते हैं, और उत्सर्जन का भी कार्य रंध्र के द्वारा ही होता है। और वाष्पीकरण की या वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जब होती है तो उसमें भी पादप से जब जल का उत्सर्जन होता है तो वह रंध्रों के द्वारा ही होता है। रंध्रों के थ्रू ही जल को आउटसाइड में किया जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि रंध्र द्वारा ये वायु ग्रहण करते हैं और CO2 को लेते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, देखो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान की बात कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान तो पादप जो है किसको ग्रहण करेंगे, ओनली CO2 गैस को ग्रहण करते हैं, उसी का उपयोग ये करते हैं। जैसे ही ये देखते हैं तो इनकी रंध्र की जो रंध्र क्या होते हैं, रंध्र द्वार कोशिका द्वारा घिरे रहते हैं। द्वार कोशिका द्वारा घिरे रहते हैं। द्वार कोशिका इनको क्या करती है, घेर के रखती है, और द्वार कोशिका जो है यही क्या करती है, इन रंध्रों को खोलने और बंद करने का काम करती है। रंध्रों को खोलने का काम करती है द्वार कोशिकाएं, और बंद करने का भी काम करती है द्वार कोशिकाएं। यानी रंध्र कब बंद होंगे, कब खुलेंगे, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तो रंध्र खुलेंगे और CO2 गैस ग्रहण करेंगे, और ग्रहण करने के बाद में ये क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ये डिपेंड किस पे करती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ऐसा तो है ही नहीं कि पौधे जो हैं जड़ द्वारा जल और खनिज का अवशोषण कर लें, तने तक पहुंचा दे, तना पत्तियों तक पहुंचा दे, और रंध्र जो है वायु से CO2 ग्रहण कर लें और प्रकाश संश्लेषण हो जाए। यहाँ तक सीमित नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी है और इसको हमें समझना है। पत्तियां जो होती है पादप की, इन पत्तियों में क्या होता है, एक हरा वर्णक पाया जाता है। ध्यान रखना, डायरेक्ट यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि पत्तियों में पाया जाने वाला जो हरा वर्णक है उसका नाम क्या है, और डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि पत्तियों में पाया जाने वाला हरे रंग का वर्णक है। 4 ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे, क्लोरोफिल भी मिलेगा और पर्णहरित वर्णक भी मिलेगा। तो ध्यान रखना, यहां आप लोगों को करना है पर्णहरित वर्णक। पर्णहरित वर्णक, क्लोरोफिल अगर मिलता है तो क्लोरोफिल सही होगा, पर्णहरित वर्णक अगर मिलता है तो पर्णहरित वर्णक आप लोगों को सही करना है। दोनों नहीं मिलेंगे क्योंकि पर्णहरित को ही इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। हाँ, अगर पर्णहरित और हरित लवक मिले तो आप लोगों को हरित लवक नहीं करना है, पर्णहरित वर्णक ही करना है। और पर्णहरित वर्णक या क्लोरोफिल दोनों ही नहीं हो तो आप लोगों को हरित लवक करना है। क्यों? क्योंकि हरा वर्णक जो होता है, पर्णहरित वर्णक जो होता है, कहाँ पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, पर्णहरित वर्णक या हम इसको कह सकते हैं क्लोरोफिल वर्णक। दोनों नाम आप लोगों को याद रखने हैं। क्लोरोफिल वर्णक जो होता है सूर्य के प्रकाश का क्या करता है, संग्रहण करता है। हम लिख सकते हैं सूर्य के प्रकाश का जो संग्रहण है, संग्रहण कौन करता है, क्लोरोफिल वर्णक करता है। और संग्रहण के बाद में जब भी ये परिस्थितियां उत्पन्न होती है, जड़ द्वारा जल और खनिज लवण प्रदान किए जाते हैं, वायु से CO2 मिलती है, तो ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रक्रिया संपन्न होती है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादप
क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य या भोजन का संश्लेषण करते हैं, भोजन संश्लेषण करते हैं या भोजन का निर्माण करते हैं। और ये सारी प्रक्रिया जो क्या कहलाती है, हम इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये सारी प्रोसेसिंग जो है क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक हैं, कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं, तो उनको भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे क्लोरोफिल वर्णक है, सूर्य का प्रकाश है, CO2 है, H2O है, ये मुख्य तत्व हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि क्लोरोफिल, फिर देखते हैं सूर्य का प्रकाश, और होता है CO2 और होता है H2O। तो कम से कम ये 4 पदार्थ तो, सूर्य का जो प्रकाश है, क्लोरोफिल वर्णक है, CO2 है, H2O है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और H2O जल का रासायनिक सूत्र है, H2O यानी जल। तो ध्यान रखना H2O और CO2। अब जब भी आगे आएंगे जल और कार्बन डाइऑक्साइड तो मैं H2O और CO2 ही लिखा करूंगा। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि CO2 क्या है और H2O क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ये सब आवश्यक होते हैं और सभी जीवों के लिए सूर्य जो होता है ना, ऊर्जा का स्रोत होता है। लिख सकते हैं स्टार लगा के, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत ये क्या है, सूर्य है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश से सभी जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं और चरम स्रोत यही है। पूछा जाए कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो वो यही है, सूर्य ही, जो निःशुल्क हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वह किन परिस्थितियों में हो रही है, कौन कौन से पदार्थ इसमें काम आ रहे हैं और क्या क्या कार्य वो कर रहे हैं। तो इसको एक बार और समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो कैसे संपन्न होती है। हम जानते हैं कि मृदा या मिट्टी में जल व खनिज लवण रहते हैं। पादप जो होते हैं हमारे पौधे, इन पौधों की जड़ द्वारा क्या किया जाता है, इनका जल और खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है। अवशोषण के दौरान ये सीधे इनको तने के पास भेजते हैं, तना पत्तियों तक भेजता है और पत्तियों की सतह पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। तो पत्तियां रंध्रों तक भेजती है, रंध्र क्या करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं, वायु में से CO2 का उपयोग करते हैं और रंध्रों के सिरों पर क्या होती है, द्वार कोशिकाएं होती है जो इनको घेरे रखती है। द्वार कोशिका का मतलब हम कह सकते हैं कि द्वारपाल, गार्ड जो होता है। जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री का गार्ड उसके द्वार पर बैठा रहता है, तो वैसे ही द्वार कोशिकाएं भी क्या होती है, रंध्रों का या पत्तियों का क्या होती है, गार्ड होती है। तो ये द्वार कोशिकाएं ही निर्धारित करती है कि कौन सा पदार्थ रंध्रों द्वारा पत्ती के अंदर प्रवेश करेगा और कौन सा पदार्थ रंध्रों द्वारा पत्ती से बाहर निकलेगा। तो रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो प्रक्रिया होती है वो डिपेंड किस पे करती है, द्वार कोशिकाओं पर करती है। ये तो होती है यहां तक की प्रक्रिया। अब हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहां तक संपन्न नहीं हुई है। पत्तियों में हरा वर्णक पाया जाता है जिसे हम पर्णहरित वर्णक कह सकते हैं या क्लोरोफिल वर्णक कह सकते हैं। दोनों नाम आप लोगों को याद रखने हैं कि पर्णहरित वर्णक भी हम कहते हैं और क्लोरोफिल भी हम कहते हैं। क्लोरोफिल जो है ये क्या है, इंग्लिश का नाम है और अधिकतर प्रश्न में जब नाम आता है ना तो क्लोरोफिल ही आता है। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है
तो सूर्य के प्रकाश का संग्रहण कौन करता है? क्लोरोफिल वर्णक करता है, और फिर बाद में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो पादप क्या करते हैं? खाद्य या भोजन का संश्लेषण करते हैं, और ये सारी जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से तत्व, कौन कौन से पदार्थ आवश्यक हैं। तो मुख्यतः एक तो क्लोरोफिल वर्णक, जिसके बारे में अभी हमने बात की, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, CO2 भी होना चाहिए, H2O भी होना चाहिए। यानी ये चारों पदार्थ जो हैं हमारे पास होने चाहिए, हमारे पास मतलब पादप के पास, और इन चारों पदार्थों की उपस्थिति में ही पादप क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगे और अपने खाद्य या भोजन का संश्लेषण करेंगे। इसके बाद में एक मुख्य बात मेरे को लगी, तो वो मैं आप लोगों को लिखवाना चाहता हूं, और आप लोगों को ये भी लिखना है कि सभी जीवों के लिए ऊर्जा का जो चरम स्रोत है, चरम का मतलब है कि सरल और सुगम जो है वो कौन सा स्रोत है? वो है सूर्य। इस प्रकार आज हमने बात की है जीवों की प्रवृत्ति के बारे में, कि पोषण के आधार पर जीवों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि पादप जो हैं कैसे जीव हैं, और हम यानी मनुष्य कैसे जीव हैं। तो आप लोगों को बता देता हूं मैं कि पादप तो कैसे जीव हैं? स्वपोषी हैं, जबकि हम कैसे हैं? परपोषी या विषमपोषी जीव हैं। इसके बाद में हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा, और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझ में आई होगी, और भी कोई कमी रह गई हो इसमें तो हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की रासायनिक समीकरण को हम लिख के और समझेंगे, लेकिन वो अभी नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच जाए। नोटिफिकेशन को आसानी से प्राप्त करने के लिए जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को, तो राइट साइड में बेल का आइकन दिखेगा, बेल आइकन पर क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन आप लोगों के सामने आएंगे। तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो है ऑल वाला ऑप्शन होता है, ALL लिखा हुआ रहेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उन सब वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और जो वीडियो आप लोगों को लगे कि मेरे लिए उपयोगी है, अच्छा साबित हो सकता है, तो उन वीडियो को आप लोग देख सकते हो। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि यानी रासायनिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.